भैया। हाँ रत्ना बहनी। देखो समय कत्ता बदल गया है। पहले कुछ रहा है कि मतलब कबो कोई गाड़ी ना देखी से रहे अपने गांव जवार में यहाँ, और बहुत चीज़ें ऐसी रहा है। अब तो देखो सब कुछ बदल गया है। बहुत काम ऐसे हैं कि घर बैठे हो जाते हैं, आपका जाक नहीं पड़ता है। जी के माध्यम है अपने सबके हाथे में है एक मोबाइल फ़ोन, जी का स्मार्टफोन कहा जाता है। तो यूँ बदलाव खाली हम पंचन के जीवन शैली में नहीं है, बल्कि अपने जितने सब जने हैं उनके सब में यह परिवर्तन आवा है। सब जने आगे बढ़त जा रहे हैं, और यह में यहाँ एक कार्यक्रम है अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम। बिल्कुल रत्ना बहनी, ई जौन आप बात कहो कि सबके विकास हो रहा है, यही बात का ध्यान में रखत भय सरकार भी सबके साथे साथे अल्पसंख्यक वर्ग के जौन पंच भाई हैं भैया बहनी, उनके कल्याण खातिर कार्यक्रम चला रही है, जही के उद्देश्य सबके विकास सबके कल्याण है। और सरकार ये चाह रही है कि जौन अपन मतलब यह वर्ग के भैया बहनी हैं, हाँ सब जन जो सब जन हैं जौन उनके पंचन का भी सामाजिक और आर्थिक उत्थान होए, ताकि वो समाज के जौन मुख्य धारा है विकास के वही से जुड़ सकें और अपन भागीदारी समय समय पे वहू दे सकें समाज के प्रति। बिल्कुल सही बात कहा। तो वैसे कहा जाता है कि जब हाथ की जो पांचों उंगली हैं जब मिलती हैं तबे मुट्ठी बनाते हैं। ये तना अपने जो समाज के सबे वर्ग हैं जब सब मिलत हैं तबे जो है अपन सबके कल्याण होता है। बिल्कुल बहनी बिल्कुल। और जब कल्याण की बात कर रहे हैं तो हम पंच हमेशा जहाँ रही थी है, चाहे वो अपन समाज है चाहे वो अपना पर्यावरण है, काहे इसकी हमारा समाज स्वस्थ रहे और समाज के साथ साथ जो हमारा पर्यावरण है वो अगर सही और स्वस्थ रही तबे हम पंच स्वस्थ रही बा। काहे इसकी जो सांस ली थे वो अपने पर्यावरण में रह के रही थी है, तो वह अपनी माटी जो नीक होते तो वह फसल जो ले थे वो वही से मिले थे हमका। बिल्कुल बहनी, देखो पर्यावरण जौन है वही के संरक्षण वही का बचावे के जौन दायित्व है वो केवल एक मनई के नहीं है, काहे से कि यहिमा जौन है सबके भागीदारी होए के चाहिए। बिल्कुल सही बात कहा। एक मनई कभू भी पर्यावरण या समाज का सुधार नहीं सकत या वहिमा कोनो तरीके के बनाए नहीं सकत। तो यही लिए प्रयास सबई का करे पड़ी वहिमा थोड़ योगदान कई के जौन है, जैसे कहा जाता बूंद बूंद कई के घड़ा भर जाता है। हाँ, तो बूंद बूंद से घड़ा भरे और फिर घड़ा घड़ा से समुद्र सागर भर जाए। तो ये प्रयास हम ही सबका करे के पड़ी, चाहे वो कोनो भी काम हो। और जैसे अब आप पर्यावरण वाली बात की हो तो पर्यावरण में तो तमाम चीजें आ जाती हैं और तमाम ऐसा आदत है रत्ना बहनी आपन जौन की कहे का तो छोटी छोटी आदत होते हैं, लेकिन अगर उनके अनदेखी करो तो वही जौन है इतनी बड़ी समस्या इतनी बड़ी मुसीबत धारण कर लेते हैं कि वो अपने पर्यावरण खातिर मुसीबत हो जाती है। पर्यावरण खातिर और साथे में अपने खातिर। अब जैसे कहा जाता है ना कि जैसे हम पंच घर से निकलें सुबेरे के भोरारे से ले लियो, अब भोर निकलते जो है बाहर गए, बाहर का सोचन कि चलो ऐसे टहल घूमी आई और जाके कुछ झिकी आए, तो कहाँ साफ सुथरा पड़ा रहा है, कुछ झिक्के आए तो वो गंदा होएगा। तो ये कतई नीक बात नहीं ना अपने खातिर ना अपने पर्यावरण खातिर। बिल्कुल बहनी। और देखो पर्यावरण के कुछ ऐसे जन हैं जो पर्यावरण खातिर आपन बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और साथे साथे वो जौन है और लोगन का भी प्रेरित कर रहे हैं कि भैया देखो बिरवा लगाओ या साफ सफाई रखो, तमाम तरीके जौने अभियान से वो जुड़े हैं आपन योगदान दे रहे हैं। तो ऐसे ही बहनी स्टूडियो के बाहर जौन हम सब बतकही किए हैं तो काहे न अपने पंच भाई उनका भी सुनाए दिन जाए, अपने श्रोता पंच भी सुनाए कि और जाने यही चीज का जागरूक हुए और यही महत्व का समझें कि पर्यावरण के संरक्षण अपने जीवन रक्षण खातिर कितना जरूरी है। हाँ, और वही का अपने जीवन में शामिल करें। रत्ना बहनी देखो पर्यावरण के बात चल रही है, पर्यावरण संरक्षण के बात चल रही है, तो यही क्रम में अब हमारे साथे हैं कृष्णानंद राय भैया और इनसे हम जान रहे हैं कि ये अपने स्तर पे जौन काम कर रहे हैं पर्यावरण के क्षेत्र में वही के संरक्षण खातिर ये अक्सर जौन है नदीन के सफाई करत दिखाई पड़ जाते हैं कि नदियन में कोनो तरीके के कूड़ा कचरा जल कुंभी रहा थे तो वही का ही निकारत दिखाई पड़ जाते हैं। तो आप जाना जाए कृष्णानंद राय भैया से कि वो पर्यावरण संरक्षण खातिर का सुझाव दे रहे हैं। पर्यावरण एक ऐसा विषय बा कि आज हर आदमी के जानना जरूरी है
कि सांस सभी की चलती है पेड़ों के रहने से, गोता सभी लगाते हैं नदियों के बहने से। तो अब ये सोचना है कि हमारी सांस कैसे चलेगी। जैसे 24 घंटा हमारी सांस चलने चाहिए ठीक से, तो अब तापमान के बढ़ जाने से लोग परेशान हुए। अब की बार जो गर्मी में जो इतना बड़ा है, अब ये है कि लोगों को ललकार रहा हूँ कि भाई जन्मदिन पर तो पौधा लगाए ही। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हमारे भी माता पिता जन्मदिन पर लगवाए होते तो अब तक हम इतना पेड़ लगा लिए होते। तो वो लोग निराश ना हो, वो ये सोचें कि अगर किसी की अगर 50 साल उम्र हो गई है, अगर उनके द्वारा पौधा नहीं लगाया गया तो आज 50 पौधा खरीद करके कहीं लगवा दें या 50 दान कर दें। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास तो जमीनें नहीं है, तो हम उनको ये कहते हैं कि भाई गमले में अगर पीपल बरगद पाकड़ आप लगा के बड़ा करते हैं 5 फीट का, तो जब बड़ा हो जाए तो हमें दे दीजिए, जमीन में हम लगा देंगे। तो इस तरह से लोग, बहुत से लोग जो कहते हैं जमीन नहीं है, उनको भी काम करने का मौका है कि छतों पर जो है आप गमले में नीम लगा दें, फलदार बीज कोई लगा के। लेकिन ये मेरा निवेदन है कि अगर बड़ा पौधा गमले में हो जाए तो गमले ही में न रखें, उसको ये सोचें कि जमीन में लगा दें। हाँ, और दूसरा एक और बता रहे हैं कि अभी जैसे मई जून का गर्मी आता है तो आप देखते होते कि आदमी तड़पता है, पौधा भी तड़पने लगता है पानी के बिना। और हम कार से चल रहे हैं तो कार में 5 लीटर पानी भी हम रख सकते हैं। कहीं रुक करके एक पौधे को हम पानी डालेंगे, दूसरा आदमी देखेगा तो हमको देख के कहेगा कि ये तो हम भी कर सकते हैं। मतलब पर्यावरण के लिए ऐसा ऐसा काम है कि हम घर से निकलें तो क्या हमारे हाथ में झोला आ गया? मोबाइल तो हर आदमी चेक कर लेता है, लेकिन झोला आया कि नहीं हमारे पास में, ताकि हम बाजार जाएं तो पॉलिथीन का बहिष्कार हो। अब की महाकुंभ में सरकार के द्वारा भी झोला, गिलास और थाली बांटा गया, इसलिए थाली बांटा के कचरा न बढ़े, नदियों में न जाए। अधिक प्लास्टिक होगा तो भूमि भी जो है प्लास्टिक गलता नहीं। तो एक एक आदमी अगर सोच लेगा, और ऐसा नहीं है, पर्यावरण का हर उम्र के लिए है। अब जैसे कि हम 90 साल की उम्र के आदमी से ये नहीं कर सकते कि आप साइकिल से जाओ, लेकिन जो बच्चे हैं या जो लोग 8 घंटा जाके दफ्तर में बैठते हैं, वो अगर चाहेंगे कि हमको पर्यावरण में हमको भी सहयोग करना है तो साइकिल से दफ्तर जा सकते हैं। बिल्कुल भैया, पर्यावरण अगर संरक्षित रही है तो कहूँ न कहूँ अपन जीवन भी संरक्षित रही है। यही संदेश साइकिल चलावे के माध्यम से आप दे रहे हैं। साइकिल चलावे के जो आप सुझाव दे रहे हैं वही के माध्यम से वृक्ष लगावे के जो आपके सलाह है, बिल्कुल ही यह बहुत उपयोगी सलाह है आपके कि अगर पर्यावरण सुरक्षित रही है, संरक्षित रही है तो हमारे सबके जीवन सुरक्षित और संरक्षित रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देवेश भैया, आप बड़ी नेकी जानकारी लेके आए हो, हम पंचन का दिए हो। वही के साथ में देखो हमरे साथों जो है एक कड़ी मैया एक उमा बहिनी है जो जुड़ी है। उमा जी बता रही हैं कि कैसे वही सहयोग देती हैं अपने पर्यावरण का बचाए में और अपने जीवन का सबका संरक्षित रखे मैया। तो चलो उनसे जाना जाए। देखो बहनी, आजकल बहुत ज्यादा प्रदूषण सब फैलत है, वो हम लोगों की थोड़ी गलती है। अरे हम बनते सब्जी भाजी ले जाए थे तो झोला ले जाई, पन्नी का उपयोग कम करी, धीरे धीरे खत्म हो जाई। और वही के अलावा तुमका नाम कूड़ा कचरा घर में निकलत है, तो तुमका नाम सूखा कूड़ा अलग है, जो गीला कूड़ा अलग है। और जो सब्जी भाजी कह रहे उसको जानवर अगर आवत है तो आगे बकरी गैया तो उनका खवा दो, वो न फैले जो टेंशन। और लड़का बच्चा है देखो, वो क्या करिए, टॉफी नहीं है, बिस्कुट नहीं है, कहा तो चॉकलेट नहीं है, और खाई है और दुआरे नाली बनी है, खड़े तो हम डालते हैं। अब नाली बंद हो गए, अब यहाँ तो उनका नाम मच्छर कीड़ा दुनिया भरे के सब पलट रहे हैं, डेंगू मलेरिया न जाने कौन कौन बीमारी फैले लागत है। तो उनका समझावे चाहिए कि देखो ये सब कूड़ादान में डालो, और जैसे तो उनका नाम ये जो है तो इसी वैसे फैले नहीं। और वही के अलावा जब बहुत लोग आ करिए पन्नी इकट्ठा भाई बहुत ही हो गई उनका जला दो, अरे जलाओ ना है। और वही के अलावा तुम का नाम देखो पानी है, लोग क्या करिए पाइप ले गए हैं और दरवाजे पर यहाँ से निकल रहे हैं तो सतन बता रहे हैं। एक तो पानी की बर्बादी, और जहाँ कहूँ पानी इकट्ठा हुआ इसी वजह से उनका नाम वैसे से बहुत से मच्छर पैदा होते हैं। तो ये सब हम लोगों का न करे चाहिए, और ये लोग चीज है तो एक दूसरे को समझावे चाहिए कि देखो ऐसा न करो, इस तरह से बड़ी गंदगी और इससे तुमका कूड़ा जला देते हो, कूड़ा वाले न देवे, अब वो तो उनका नाम धुआं उड़ाते है, उससे सांस में तकलीफ हो जाती है। बात तो बहुत नीक बताओ उमा बहिनी की हम पंच का हमेशा ही ध्यान रखे चाहिए कि कूड़ा कचरा जो है उसका जलाई ना, अपने जो है कूड़ादान में डारी और एक जगह निस्तारित करी।
ये बहुत नेक चीज़ है कि हम पंच अगर सजग रहा और हर एक का सजग करब तो बढ़िया रही अपने वातावरण खातिर और हम पंचन के खातिर और हमारी आवे वाली पीढ़ियों खातिर। इसके खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो रही जानकारी एक पर्यावरण के प्रति हम पंचन की का जिम्मेदारी है, वही का हम पंच कैसे निभा सके थे। वही के खातिर भाई अपने प्रस्तुतकर्ता जो हैं श्री सुभाष खन्ना भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और संकलन तो हमारा आपके रावैखिन, साथ में यहाँ जो है अपने प्रतिभागी रहे कृष्णानंद राय भैया और उमा जी, दोनों जो का उमा पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो हम पंच जैसे हमेशा सोचा करी थे कि अपने पर्यावरण का सुरक्षित रखी, अपने आसपास संरक्षित रखी, तो वही में जो है एक संरक्षण में यहाँ आवत है पानी के। ये सही बरखा चल रही है ना, बिल्कुल जहाँ बरखा हो रही बहुत बढ़िया हो रही, कहूँ कहूँ ना हो रही, तो लेकिन यूँ ना सोचे कि बरखा अब नाई भई है तो हमका सोचे कि नहीं है आगे के समय मारे, खास कि आगे का समय जैसे जैसे बढ़त जा रहा है हम पंच पानी तो निकाली थे धरती से, लेकिन पानी वापस धरती के पहुँचाई नहीं है। तो यह जिम्मेदारी हम पंचन की है कि हम पंच यह कोशिश करी कि अपने जो ताल तलुआ पहले रहे उनका फिर से वापस लाई और कोशिश करी कि जो बरखा के पानी है वो नरिया डगर बह के कहूँ न जाए पावे। बिल्कुल बहनी, जौन ताल तलुआ रहें उनका जौन है संरक्षित किन जाए, ई प्रयास भी करे के बहुत आवश्यकता है। जौन कुआं रहें या जौन नलका रहें खराब हो गए हैं उनका ठीक करावा जाए, ताल तलुअन के साफ सफाई कराई जाए, और जो पानी के बारिश वाली बात आप कहो बह के जो नरियन जाते हैं, जो बारिश में पानी बह जाते बेकार हो जाते, उनके उपयोग मान लो पिए में तो नहीं हो सकत है, लेकिन तमाम ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो गाड़ी धोए काम में आ सकत है, सिंचाई काम में आ सकत है। तो ये पानी संरक्षित कहूँ न कहूँ कैलियो तो ई के प्रयोग के से जौन पानी पिए वाला होता है वही का हम सब यही सब काम में बर्बाद करी थे, वो बर्बादी रोकी जा सकत है, वो रुक जाइए। अच्छा एक बात और हम कहा चाहे भैया कि देखो चल रहा है सावन, और सावन के जो सोमवार होते हैं बहुत जने तो बढ़ते रहते हैं, बिल्कुल, और बहुत जने सोचते हैं कि अगर भोला बाबा कहूँ गौ नहीं होए तो बड़ा नीक लागत है, भजन सुने को मिल जाए। बिल्कुल बहनी, देखो सोमवार है भोले बाबा का दिन, और सावन होए तो सावन में तो हर दिन भोले बाबा को होता है। तो यू मनसा रहा था कि भोले बाबा का कैसो न कैसो प्रसन्न कर लो, और उनका नाम है भोले बाबा है। लेकिन एक बात होते बहनी, वो मानत नहीं है जल्दी। हाँ, मानत नहीं है। इमा देखो एक भजन के माध्यम से मांडवी तिवारी बहनी जो है बता रहे हैं कि वो जगह है रही लेकिन जगतो नहीं है। तो देखो फिर वो मनाए पौती हैं कि नहीं। यह गीत माँ सुना जाए, भोले बाबा ना जागे, कलाकार है मांडवी तिवारी और पंच भाई हो जाने सुनाए। भोला बाबा ना जागे
बड़े इरादों का घर है बनाना। तो बाबू रवि किशन से ये किस्सा सुन के जाना। रवि भैया शहर में मेहनत करके गांव में अपना घर बनवा रहे हैं और लोग बातें बना रहे हैं। कैसन बात बिरजू? यही कि घर बनाने की जिम्मेदारी पिताजी पे डाल, हम शहर फुर हो जाएंगे। फुर तो लोग होंगे तुम्हारा ये घर देखकर, जिसे अल्ट्राटेक से बनवा कर तुम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हो। सही बोले भैया। घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है। संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से निडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क। HIV की सही जानकारी, सुरक्षा हमारी। HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। बड़े इरादों का घर है बनाना। तो बाबू रवि किशन से ये किस्सा सुन के जाना। रवि भैया बहुत मेहनत की, पर लोग कहते हैं कि हमसे परिवार की देखभाल में कसर रह गई। अपनों के खातिर तो शहर काम ढूंढने गए थे। जी भैया, अपनी कमाई से आज परिवार के लिए घर बनवा रहे हैं। और देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक चुनकर तुम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो। सही कहा भैया। जे बात, घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। देवेश भैया। हाँ रत्ना बहनी। देखो हम पंच दिन भर काम करे थे, थक जाए थे और फिर सोचे थे कि कुछ तैले, लेकिन का होता कि अपनी खेती में ही हम पंचन का सहिताए कर मौका उतना नहीं होते कि पता लगी जरसो अगर चूक गए तो खेती के काम धीरे धीरे पछले जागते है ना। बिल्कुल। लेकिन अब पिछले ना सब कुछ काम सही से चला रहे, वही के खातिर हम पंचन का हमेशा ध्यान रखे की जरूरत रहा था कि जो हमार काम चल रहा, जैसे ई सहित बहुत जने धान रोप रहे हैं। हाँ। और बहुत जन के धान रोप गए हैं। बिल्कुल। तो रोप गए हैं और अगर कुछ दिन के हुए गए हैं, पानी अगर बरस गया तो ठीक, नहीं बरसा है तो हम पंच यूँ ध्यान रखें कि पानी जो है समय पे उनका लगा दें। बिल्कुल सही बात है, पानी के व्यवस्था अच्छे से रखें, काहे से कि धान जो है वो पानी की फसल है। लेकिन यही चीज़ के भी ध्यान रखें कि पानी, काहे से कि मौसम देखो कहूँ कहूँ पानी गिर रहा है, तो यही बात के भी ध्यान रखें कि वहीमा जो है पानी के अधिकता ना हो जाए। निकासी के प्रबंध भी उचित कह रहा है कि जो देखो धान के फसल तो चल जाई, लेकिन जो और खेत में फसल है या कोनो सब्जी उब्जी है तो वही के खातिर ये पानी के निकासी वाली व्यवस्था भी ध्यान में रख के चलें। बिल्कुल सही बात कहा। तो जैसे अब हम पंचन का अगर पानी के बात कहा तो जैसे तिल्ली के बिरुआ है या तिल के बिरुआ है, उनका अगर पानी ज़्यादा लगेगा तो जानो उनका मरण है। बिरुआ जो है नीचे से गल जाते हैं। तो ई सहित का हम पंचन का ध्यान रखा है। साथ में ये जो माटी है हमार, यह ध्यान रखे कि हमारी माटी कौने तरफ की है और कैसे है। कैसे कोई माटी होते है पानी बड़ी जल्दी सोख लेते, कोनो माटी होते है कि पानी जल्दी नहीं सोखते। बिल्कुल। तो जो रेतीली माटी होते वह तो पानी सोख ले, लेकिन जो दोमट मिट्टी होती है वो तनु को देर से पानी सोखती है, उसमें पानी रुक जाते हैं। बिल्कुल बहने देखो, और ये जौन आप मिट्टी की बात की हो, यही के खातिर एक चीज और कहबे कि जैसे आप हर चीज के तैयारी करत हो। भाई हम बात करत रहन कि पानी के व्यवस्था कैलो या जौन फसल पानी अधिक नहीं चाहिए या ज्यादा पानी पाई जाए तो हाँ ज्यादा पानी मिल जाए तो गल जाई हैं, तो हुआ से पानी के निकासी के प्रबंध कैलो। तो वही तरीके से सब जब सारी तैयारी कीन जात है तो कहूँ न कहूँ ये तैयारी भी कीन जात है कि अच्छा बीज होए, अच्छी खाद होए, हाँ, और पानी की व्यवस्था हो। लेकिन जौन मुख्य चीज है कि बीज का रोपण कहाँ कीन जाई, वो होता है माटी। तो माटी के बारे में जानकारी हो बहुत जरूरी होता है कि मिट्टी अपने खेत के कैसे है, वही की जांच भी बहुत जरूरी होता है। जैसे हम सब अपने स्वास्थ्य के जांच कराई थे, डॉक्टर का दिखाई थे कि हाँ यूँ तकलीफ है, तो डॉक्टर जांच लिखा था कि हाँ जांच कराई लो तो पता लग जाए कि क्या दिक्कत है। वही तरीके से अपने जो खेत के माटी है वही के भी समय समय पे परीक्षण कराओ बहुत जरूरी होता है, जाँच कराओ बहुत जरूरी होता है। सही बात कहा। तो माटी के जाँच जरूरी तो होता है, काहे कि जैसे हम फसल ले रहे हैं, लेत बहुत साल हो गए, कब वो जाँच कराएं, फिर उसके बाद जाँच नहीं कराएं, तो वही में यूँ नहीं पता लागत है कि जो हम डाले हन खाद 5 जो डाले हन, तो वही से हमारी माटी कत्ती मजबूत भई कत्ती कमज़ोर भई। आप जैसे फसल कोई ले रहे हैं लगातार,
अब वैसे तो कहा जाता है कि लगातार फसल ना लेके चाहिए, फसल बदल बदल के लेके चाहिए। ले से कहा होता है कि माटी में यहाँ परिवर्तन हो जाता है कि उसके खातिर कुछ और खाद डालें, दूसरे खातिर कुछ और, तो ज़रूरत और मांग बदल जाता है। वही के हिसाब से माटी का स्वस्थ बना रहा था। लेकिन अब यूँ न मालूम है कि हम जो फसल ले जा रहे हैं वही के खातिर हमका माटी में यहाँ जौन चीज़ चाहिए वह है कि न है। तो वही का तरीका सबसे नहीं किया है कि वही की जांच जरूर करा ले हम पंच माटी के, है ना। तो माटी की जांच कराए से हम पंच यूँ जान जाए थे कि उसमें का कमी है, कौन पोषक तत्व के कमी है, वही जो के, हम फसल ले जा रहे हैं वही के हिसाब तो वही के हिसाब से फिर वही के पूर्ति की जा सकत है। बिल्कुल। लेकिन अगर ना पता लागी तो समझ लो कि जौन आप लागत लगाए के आप फसल लेवा चाह तो चाहे जितना बढ़िया बिया हो वो बेकार हो जाए, पैदावार प्रभावित हो जाए। तो यही लिए मिट्टी की जांच जरूर करावें, और मिट्टी के जांच करावत समय जब नमूना लें तो वह में बहुत ध्यान दे की जरूरत सावधानी जरूरत है कि नमूना जो ले वो छाए से ना लें, कोनो पेड़ के नीचे से, या जहाँ पे गीला हो मिट्टी जहाँ पेड़ काटी गई हो, नरिया बांधी गई हो, हाँ, और माटी के सतह साफ कर लें, तब वही के बाद नमूना एकत्रित कर लें। और दूसरी चीज़ है भैया कि जब आप बताओ ना तो हमको याद आएगा कि जब हम नमूना ले तो एक तो कहा जाता है तनु गहरे ते ले, दूसर जैसे हम अगर तुरंत कोई वही में डारे हन खाद तो वही समय ना ले। दूसर चीज़ है कि जो हम ले रहे हैं माटी के नमूना एक दो जगह से नहीं, कम से कम 15 जगह से ले, और उनका ले के आपस में गबड़ के और फिर वही के बाद झिल्ली में बंद करके तब चाहिए। चाहे उसका पॉलीथीन में थैली में धर दो मजबूत थैली में, या कोनो कंटेनर होए मतलब वही में डाल लियो, साफ सुथरा रहे चाहिए। वही में ऐसा नहीं हो कि कुछ लगा हो महाकावत हो या कुछ। और वही में सबसे बड़ी चीज जौन है वो ये होता है कि नमूना तो ले लियो, तो ऐसे नमूना थोड़ो चला जाये, वही का पता तो हो चाहिए कि वही पे कहाँ से नमूना ले, नमूना कह के खेत के है तो अपन नाम जौन किसान के नाम है वो लिख दो, खसरा नंबर में लिख दो, और सारी जानकारी अपनी जमीन से संबंधित है कि हाँ वही में विवरण देख होता है कि कौन फसल आप लिए रहो और कौन फसल ले चाहे रहो, तारीख समय सब अंकित करके जौन भी वहाँ जानकारी मांगी जाते है और मान्य है वही का आप लिख के भर के उस पे एक लेबल चपकाए के तब मृदा परीक्षण केंद्र जौन है हुआ ले जाए के माटी दे दो, और फिर अपन रिपोर्ट माटी के प्राप्त कर लो, वही के हिसाब से आप अपन खेती के काम करो। सही बात कहा। तो इसे कहा हुई कि जो हम पंच लेवा चाहिए थे फसल वही में लाभ पूरा मिली, हमका हानि के गुंजाइश कम से कम हुई ना के बराबर, लेकिन नुकसान ना होए, कोई समस्या हम पंचन का ना हो पावे, वही के खातिर हम पंच प्रयास तो करत रहा था। लेकिन कबो कबो कहा होता कि ना चाहत भाई परेशानी आ जाते हैं। बिल्कुल, देखो परेशानी के तो ऐसा होता है बहनी कि जहाँ काम काज है, खेती बाड़ी के काम है, तो कभों हुआ देखो खाद बिया के दिक्कत हो जाते, खेती माटी की दिक्कत हो जाते, या फिर कभों कुछ नहीं भा तो हराही गोरू है अपन बीमार हो गए। अब मौसम के अगर प्रभाव जो है खेत में पड़ सकत है, फसल पे पड़ सकत है, तो कहूँ न कहूँ अपन जो हरहा गोरू हैं उन्हों के स्वास्थ्य पे मौसम के प्रभाव पड़ता है। और बारिश के मौसम में तो तमाम तरीके के जो है रोग दोख होते हैं वो लाग जाते हैं अपने पशुओं में। सही तो बात कहा। तो सजग रहे के जरूरी होता है, और सजग मनई तबे रह सकत है जब एक के बारे में अच्छी जानकारी हुई। हाँ, तो सोचे थे पंच भाइन का जो है जानकारी दिवा दी देवेश भैया कि बरसात में पशुओं के प्रमुख रोग और उनका प्रबंधन कैसे की जाए। इके खातिर वार्ताकार हैं डॉक्टर संतोष कुमार यादव भैया जो जानकारी दे रहे हैं, और हम पंचन का जानकारी दिवा रहे हैं उनसे डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो पंच भाइयों जाने हम पंच जानी कि बरसात में पशुओं के प्रमुख रोग का होते, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस मौसम में पशुओं के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं और उनका प्रबंधन कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला चकगजरिया स्थापित निबलेट बाराबंकी से पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार यादव साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस मौसम में पशुओं के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं और उनका प्रबंधन कैसे करें पशुपालक भाई बहन। सभी पशुपालक भाइयों एवं बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। और बरसात का जो मौसम होता है
वो पशुओं में यदि हम थोड़ा सजग नहीं रहें, क्योंकि मौसम में आर्द्रता ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण और तापमान ऊपर नीचे होने के कारण पशुओं में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इसलिए हमें खासकर बरसात के मौसम में अपने पशुओं का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि इसमें बीमारियां कम से कम हो, जिससे उनका स्वास्थ्य कम खराब हो और उत्पादन पे ज़्यादा फर्क ना पड़े। अब जैसे बरसात के मौसम में जो मक्खी, मच्छर, इन सब की संख्या बढ़ जाती है और ऐसे में जो परजीवी हैं, बाह्य या अंतः परजीवी, उनकी संख्या पशु में बढ़ जाती है, जिसके कारण उनका चारा का खाना, दाना, ये सारी चीज़ें जो है, चूँकि उनका पाचन गड़बड़ हो जाता है परजीवी के कारण, जो अंतः परजीवी हैं, जिसके कारण वो उत्पादन उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं और वो बहुत सारे बीमारियां होने के कारण भी हैं। जैसे बहुत सारी प्रोटोजोअल बीमारियां, जैसे कि बबेसिया और थैलेरियसिस, जो कि खतरनाक बीमारी हैं। ये भी बारिश के मौसम में चूँकि बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी दोनों की संख्या बढ़ जाती है और ऐसे में ये बीमारियां फैलती हैं। और संक्रामक बीमारियां भी हैं, जिसके कारण पशु बहुत तेज़ी से जो अपने स्वास्थ्य का नुकसान उठाता है और पशुपालक भाइयों को बहुत नुकसान होता है। जैसे कि गला घोटू एक खतरनाक बीमारी है, जो कि बरसात के सीज़न में सबसे भयावह रूप में आती है यदि थोड़ा भी सजग नहीं है। गला घोटू में बेसिकली बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसमें गले में सूजन आ जाती है। पशु को बुखार बहुत तेज़ी से आता है, चारा, दाना, पानी सब छोड़ देता है, गले में सूजन आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पशु के मुंह से लार टपकने लगता है। और ऐसे में यदि सही समय पे उपचार नहीं हुआ तो 24 से 48 घंटे में पशु दम भी तोड़ देता है। तो ये खतरनाक जो बीमारी गला घोंटू है, ये बरसात के सीजन में ही होती है। तो इसका बचाव क्या है डॉक्टर साहब? इसका सबसे बेहतरीन बचाव है कि हमारे जो पशुपालन विभाग की तरफ से हमेशा बरसात सीजन से पहले टीकाकरण का अभियान होता है। तो ऐसे में हम सभी पशुपालक भाइयों और बहनों को अस्पताल जा करके टीके को ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इस बीमारी में यदि आपने टीका लगवाया तो इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं, जिससे पशु की मृत्यु होने से बचाया जा सकता है। वरना ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलता है। एक जानवर में फैला तो उसकी वजह से जो है पूरे जितने भी जानवर हैं सब में फैलने की आशंका रहती है। तो ऐसे में टीकाकरण करवाना इस बीमारी का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, संक्रामक रोगों की बात हो रही है इस मौसम में, तो खुरपका मुंहपका भी तो है? बिल्कुल, हाँ, ये जो खुरपका मुंहपका बीमारी है, ये वायरस के कारण बीमारी होती है और ऐसे में जो है बरसात के सीजन में मेनली ये भी फैलती है, क्योंकि बारिश में मौसम ऐसा रहता है जिसमें बहुत सारे जो जीवाणु या कीटाणु होते हैं ना, वो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में ये वायरस जो खुरपका मुंहपका का वायरस है वो बीमारी करता है और ऐसे में मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, थन में छाले पड़ जाते हैं, जिससे पशु का उत्पादन एकदम से कम होता है, चारा, दाना, पानी छोड़ देता है पशु। और ऐसे में यदि सही इलाज सही समय पे नहीं स्टार्ट कराया गया तो पशु जान से भी चला जाता है। हालांकि इसमें उत्पादन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जो दूध देने का उसका प्रोडक्शन है उस समय दूध चला भी जाता है कई गाय या भैंसों में। तो इस बीमारी को भी सही समय पे सही तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए भी टीकाकरण करवाना होगा। ये जो खतरनाक बीमारियां हैं इनका टीकाकरण ज़रूर करवाएं, जिसमें कि खुरपका मुंहपका भी आती है और ये बीमारी पशुपालकों को बहुत नुकसान करती है। डॉक्टर साहब, गला घोंटू और खुरपका मुंहपका की बात हुई, इसी तरह संक्रामक रोगों में लंगड़िया बुखार भी है। ये भी एक खतरनाक बुखार है, लंगड़िया बुखार, जो कि जो यंग हीफर या बछिया जो होती है उसमें ज़्यादा होता है। ये क्या होता है कि जो पुट्ठे पे जो मसल होती है उसमें सूजन हो जाता है और इसका जो बैक्टीरिया है वहाँ पे आता है और जैसे दबाएंगे उसे चर चर की आवाज़ आती है। इसमें बुखार भी आता है और पशु लंगड़ा के चलता है और ऐसे में किसान को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, कभी कभी जान से भी पशु हाथ धो बैठता है। तो इसके लिए भी पशु को बरसात से पहले टीका लगवाना होगा। यदि टीकाकरण करते हैं तो इस बीमारी से भी पशु को बहुत आसानी से बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये तीनों जो संक्रामक रोग इस मौसम के हैं, गला घोंटू, खुरपका मुंहपका और लंगड़िया बुखार, इन तीनों का बचाव टीकाकरण ही है। बिल्कुल, ये टीकाकरण मेन है। यदि आप टीकाकरण कराते हैं तो इन तीनों बीमारियों से आप निश्चिंत रह सकते हैं, ये बीमारियां नहीं होगी। और एक बार बीमारी हो गई तो नुकसान चाहे आर्थिक हो चाहे उत्पादन के रूप में हो, नुकसान होता ही है, क्योंकि फिर यदि समय समय पे इलाज भी नहीं हुआ समय अनुसार तो भी नुकसान होता है। तो बेस्ट ये है कि आप टीकाकरण सही समय पे करवा लें, ताकि सुरक्षा कवच हो जाए। और अगर बीमारी हो जाती है तब पशुपालक क्या करें? तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से अपने पशु डॉक्टर्स को बुला करके तुरंत इलाज करवाइए न। तुरंत इस बीमारी में बुखार, तीनों बीमारियों में बुखार आता है
और पशु खाना पीना छोड़ देता है। तो ऐसे में इसको लापरवाही ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा समय लेट से इलाज शुरू होगा उतना नुकसान भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इस मौसम में जैसा आपने शुरू में कहा कि परजीवी जनित बीमारियां भी होती हैं, चाहे वो अंतः परजीवी या बाह्य परजीवी हों, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनके लक्षण क्या हैं और उनका प्रबंधन कैसे करें पशुपालक भाई बहन? बेसिकली बरसात के मौसम में पानी आसपास में इकट्ठा रहता है, तो पशु बाड़ा जो है ना, उसके पास में यदि पानी इकट्ठा है और पशु आपके गीले सतह पे है और ऐसे में पानी वहाँ पे इकट्ठा है, तो क्या होगा, मक्खी, मच्छर, जू, चिचड़ी, ये सारी चीज़ें पशु पे ज़्यादा लगने लगते हैं। और ऐसे में क्या होगा कि ये बहुत सारे प्रोटोजोअल बीमारियों को भी लेकर के आते हैं। और पशु के पेट में भी, चूँकि बरसात के सीज़न में हरा चारा ज़्यादा होता है, तुरंत हरे चारे पे शिफ्ट नहीं करना चाहिए, सूखा चारा हरा चारा मिक्स करके खिलाना चाहिए। और एक बार यदि ये परजीवी के द्वारा रोग हो गया तो पशु का जो चारा दाना पानी है ना, वो सही से शरीर में लगता नहीं है। हम खिलाते तो हैं पर वो उत्पादन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से, और इसमें जो यदि परजीवी प्रोटोजोअल बीमारी होगी, इस परजीवी के कारण कई बार क्या होता है, जिसमें जैसे मैंने बताया बहुत ही खतरनाक बीमारी बबेसिया, थाइलोरोसिस, ट्रिपेनोसोमियासिस, और ये बीमारियां जो है एकदम से पशु के लिए जानलेवा भी हैं। और ऐसे में बुखार इनमें आता है, चारा दाना पानी पशु छोड़ देता है, और यदि सही समय पे इलाज नहीं हुआ तो ये समझिए कि पशु की जान भी जा सकती है। सबसे बड़ा प्रबंधन ये है कि बरसात शुरू होने से पहले अपने पशु को कृमिनाशक दवा ज़रूर खिला दें, यानी कीड़े की दवा ज़रूर खिलाएं। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कृमिनाशक दवा और दूसरा टीकाकरण। और इसके साथ साथ जो बाह्य परजीवी है उनके लिए क्या करना है, 2 ml डेल्टामेथ्रिन का सोल्यूशन आता है, उसको 1 लीटर पानी में घोल के अपने पशु पे छिड़काव करा दें। और गांव में तो जैसे हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे पशु शाम या सुबह बंधा हुआ है, वहाँ पे एक ड्रम में थोड़ा सा सूखा घास ले लें, उसमें नीम की पत्ती डाल दें या तुलसी डाल दें, तेज की पत्ती थोड़ा सा डाल दें और थोड़ा धुआं कर दें। उस धुएं से भी जो बहुत सारे जो मच्छर मक्खी होते हैं वो भाग जाते हैं या मर जाते हैं। तो ये भी बहुत कारगर है कि ज़्यादा मच्छर मक्खी यदि पशु को नहीं लगेंगे तो बीमारियाँ उनकी कम होंगी। डॉक्टर साहब, इस मौसम में सर्रा की भी शिकायत होती है? बिल्कुल, सर्रा भी बीमारी इस मौसम में हो सकती है पशुओं को। जैसे कहते हैं ना, बरसात का मौसम, ये जो मौसम होता है ये बीमारियों का मौसम होता है। कई बार बहुत सारी बीमारियां इस मौसम में जन्म लेती हैं, यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमारी हो जाएगी। और सर्रा भी, जो ये मक्खी मच्छर ये सारी चीज़ें फैलती हैं ना, इसके द्वारा फैलता है। तो ऐसे में बुखार आता है, पशु अपनी जगह पे घूमता है, वो बुखार अपने से कम भी हो जाएगा फिर बढ़ जाएगा। बुखार यदि उतर रहा है और चढ़ रहा है तो ऐसे में सर्रा होने के चांसेस ज़्यादा हैं और पशु को तुरंत इसका इलाज करवाना चाहिए। और पागलपन की स्थिति होती है? बिल्कुल, उसमें पशु घूमने लगता है ना, चक्कर काटने लगता है, क्योंकि ग्लूकोज की कमी हो जाती है उसके शरीर में, उसके ब्रेन में। तो ऐसे में जो वो अनकॉन्शियसनेस भी हो जाता है। तो इसका प्रबंधन यही है कि यदि हो गया तो तुरंत इलाज कर दें, नहीं तो पशु को ये जो जिसके द्वारा ये सर्रा फैलता है, बेसिकली जो मक्खी मच्छर चिचड़ी ना, टिक्स लाइस, ये जो पशु पे लगे होते हैं, इनके द्वारा ये एक दूसरे में फैलता है। तो ये कम से कम लगे रहेंगे, पशु में न के बराबर होंगे, तो इनका होने के चांसेस इन बीमारियों का कम से कम होगा। यानी शाम सुबह धुआं जरूर करें? हाँ बिल्कुल, इस मौसम में तो ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे मक्खी मच्छर लगते हैं पशु को। डॉक्टर साहब, बरसात में पशुओं के प्रमुख रोगों की चर्चा हो रही है, तो थनैला भी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, थनैला बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है, और ख़ासकर बरसात में जहाँ गंदगी ज़्यादा है, पानी इकट्ठा हुआ है, जहाँ पे हम दुहान कर रहे हैं, दुहान की सरफेस यदि सूखी नहीं है, कई बार क्या होता है कि सरफेस जहाँ जो सतह है वो फर्श जो है वो गंदी है, और जैसे ही पशु को दुहते हैं पशु तुरंत बैठ जाता है। दुहने के बाद जो टीट के छिद्र होते हैं वो खुले रहते हैं आधे घंटे तक। हाँ, आधे घंटे तक। यदि पशु तुरंत बैठ जाएगा तो क्या होगा कि जो नीचे जीवाणु या कीटाणु है वो थन में चले गए, और एक बार थन में जाने के बाद बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। तो थन में चूंकि दूध होता है और वहाँ पे बैक्टीरिया या कोई भी वायरस या कोई भी फंगस बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, और थनैली होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि पशु को जो है दुहान के बाद बैठने न दें, उसके थन को प्रॉपरली सफाई रखें, सूखा रखें, जिसकी वजह से इस बीमारी को बचा पाए, वरना नहीं तो पशु के उत्पादन क्षमता पर बड़ा प्रभाव पड़ता और कई बार थन भी खराब हो जाता है। डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे बरसात में पशुओं के प्रमुख रोग और उनके प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें
या आपके भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला चकगजरिया स्थापित नेबलेट बाराबंकी आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। बिल्कुल, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 94-154-222-42 94-154-22242 94-154-222-42। चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं पशुपालक भाइयों बहनों का बरसात में पशुओं के प्रमुख रोग और उनके प्रबंधन के बारे में डॉक्टर साहब? बिल्कुल, हमारा एक ही आग्रह पशुपालक भाइयों से, इस बारिश के मौसम में अपने पशु को लेकर के ज़रूर सजग रहें, उनका नियमित टीकाकरण कराएं जो खतरनाक बीमारियां हैं, कृमिनाशक दवा जो पैरासाइट्स की दवा है उसको ज़रूर खिलाएं, पशुशाला को साफ सुथरा और सूखा रखें, दूध का दोहन जो है वो सही से करें और पशु को हरा चारा संतुलित मात्रा में संतुलित आहार दें, उनके राशन पे भी ध्यान दें ताकि यदि मिनरल मिक्सचर है, खनिज लवण है, राशन अच्छा है तो छोटी मोटी बीमारियों से पशु खुद ही लड़ पाता है, उनका इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर होता है। तो ऐसे में अपने पशु का ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों को बचा पाएंगे और बहुत सारे नुकसान होने से बच पाएगा आपका। डॉक्टर संतोष कुमार यादव साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और बरसात में पशुओं के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं और उनका प्रबंधन कैसे करें पशुपालक भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। रत्ना बहनी। हाँ देवेश भैया। देखो, बरसात के मौसम में जौन तमाम तरीके के रोग हो जाते हैं अपने पशुओं का, और हम सब परेशान हुई थे और समझ में नहीं आवत है कि का अब कीन जाए उनके उपचार खातिर। तो यही के बारे में देखो बहुत बढ़िया तरीके से बहुत बढ़िया जानकारी दी हैं डॉक्टर संतोष कुमार यादव भैया, और अच्छे तरीके से उनसे बतकही की हैं जानकारी दिवाइन डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो दोनों जनन का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया। और इतनी अच्छी जानकारी के बाद मन यूँ हो रहा कि कुछ अच्छा गीत गौना ही सुना जाए। तो देखो भैया, ये चौमासा मैया एक गौनई सो सबका मन का भावत है, वो है आल्हा। तो पंच भाई का एक आल्हा सुनवा दी जाए। बिल्कुल, लाखन पद्मा संवाद। हाँ। कलाकार हैं रामशंकर अवस्थी और साथी। हाँ। पपिया तुम का मारी हो, तुम छोड़ दे हम रोगा। और आधी रात माँ बोलते तुम ले ले पीकाना। और ले ले पीकाना उठाओ हमरो नहीं छोड़े। कठिन तुम्हारा बोल जाय हृदय मातूले। तो गिरधर कबीराय सुनो है पापी घटिया। नेक चौवन दे मोहि चोच मुंदे रहु पपिहा। पदमा स्वावई रतन पलंग मा मुँह मा डारे हरा रुमाल। आर लाखन राना है डेउढ़ी मा संग मा मंडरी के बाल। अरे लाखन समझावे बांधिन का मोरी नारी का बता दो जाए। अरे लाखन राना महल नहीं है बांधिन हालू बतायो जाए। अरे स्वामी पदमा जो पलंग माँ बांधिनी अति बराबर आए। अरे बांधिनी सोचई अपने मन मायो मन मई हा करई विचार।
ओ पकड़ जकई पे दो बिटिया का हम का दिए जानते मार ओ घिस के चंदन मलया गिरी का फिर माथे माटी हो लगाए और रानी के तरवा मा देखो चंदन बांधी रही लगाए यथार्थ फुलेलन की सीसील सोवे ही मदी हो ढरकाए भूलन वाली लइके बनिया रानी ऊपर करे बयाज अंगड़ाई पदमा रानी समूहे बांधी परे दिखाए के जाटे यह बांधी का बांधनी तोरी नाती हो जाए सपने बालम हम देखित तूने आके दिहो जगाए हो जोरी के बांधने वाला रानी खतामा पहुंच जाए और जिनका सपना तुम देखो है जौड़ी में आगे पिया तुम्हार लइके गोदी माँ बांधी का तू वो माथ पे है आए इधर के जाते घर बांधने का हमका जल्द करो तैयार तो हनवन की निहरी गंगा जल महारानी जौनी रेखता क्या और दुई बंदिया कगिया लइके पुते मान संवारे आए बार बार माँ मोटू गुर्दिया दुई बार जवाहरलाल और लाखन रामा घर में आई है हमका जल्द करो तैयार भाई और आला तो बहुत नीक सुनवायो हमका लगा था पंच भाइयों का आनंद आवा हुई। बिल्कुल देखो अपन जो लोकगीत हैं लोक संस्कृति है लोक भाषा है वह के आनंद ही कुछ और होता है। और फिर आला तो सुन लो तो तन मन में समझ लो एकदम ऊर्जा आ जाते है। सही बात कहा तो और देखो ऊर्जा बनी रहे हम पंचन के सबके साथ में यहाँ तो हम पंचन का जो आज के समय है वही के साथ में मिल के चला कोई तब हम पंच आगे बढ़ा। अब जैसे अपने समय में हम पंचन के समाज में परिवर्तन आ रहा वैसे अपनी खेती में परिवर्तन आ रहा है। एक है जिमा हम पंच अब सब जने बैठ के सोचे थे कि कुछ ना कुछ ऐसी खेती में काम करी जो नीक होए और में परिवर्तन के एक चीज और है कि समय के साथ साथ जो मौसम में परिवर्तन आवत है वो अपनी खेती से जुड़ी भई होता है वही की जानकारी हम पंचन का हो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो आपके इशारा हम समझ गए रत्ना बहनी कि अपने श्रोता पंचन का मौसम के बारे में जानकारी दे दी जाए। तो भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ से जो जानकारी मिली है ये अगले 7 दिन के मौसम के पूर्वानुमान है। अच्छा तो इमा 28 जुलाई 2025 से लेके 3 अगस्त 2025 तक के मौसम के जानकारी है जहिमा 28 और 29 पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों जगह अनेक स्थान पे वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है। अच्छा और फिर 30 से लेके 30 जुलाई और 3 अगस्त तक का कुछ स्थान पे गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है। अच्छा और चेतावनी बहनी कोनो वैसन चेतावनी नहीं है। बारिश के मौसम है तो गरज चमक के साथ कहूँ तेज मेघ गर्जन होते बादल गरजत है और वहाँ वज्रपात हो एक संभावना रहा है। तो ये 28-29 का पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों जगह ये वज्रपात के संभावना है। तो वज्रपात से अपन जो पंच भाई हैं बचाव के उपाय जनबे करत हैं। खुले स्थान में ना जाएं घर के भीतर रहें। जब ऐसा लागे कि घनघोर वर्षा हो रही है बिजली खूब चमक रही या बादल गरज रहे हैं तो अगर कोनो बहुत आवश्यक कार्य ना हो कोनो मजबूरी ना हो तो खुले स्थान पे जाए से बचें। और दूसर बात है भैया कि अगर मान लो खुले में रही गए भीतर जाके मौका ना लाग तो कोई बिरुआ तरह न ठाड़ हो या ऐस कोई जगह हो जहाँ पर ऐस न लगे कि हुआ से दूध वाला बिरुआ होए या आपका लगे कि जहाँ खंबा है बिजली के या ऐसी जगह है जहाँ से कोई चीज़ गिरे की संभावना है
वैसी जगह बिल्कुल ना जाए, काहे कि वही समय का होता है कि बिजली सीधे वह गिरत है, फिर आप वो चपेट में आ सकत हो। बिल्कुल, काहे के मतलब यू भवा कि मजबूत कोनो अगर इमारत रहे तो वही के सहारा ली जाए। और दूसर चीज है कि भैया अपने साथ साथ जो अपने जानवर हैं उन्होंने का ऐसी बिरुआ में यहाँ ऐसी जगह ना बांधे। और देखो कल के कार्यक्रम बता दें जाए कि कल विकास संवाद है, मेक इन इंडिया, लोकायतन में खेती किसानी में है, भेंट वार्ता खरीफ सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन जी के वार्ताकार हैं डॉक्टर अरुण कुमार राय भैया, और जिनसे बात कही की ने डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो कल पंच भाई अपन जानकारी लिया है और चले खोए रही बिरिया, तो पंच भाई से लीन जाए विदा। जय हिंद। खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय सेना ने श्रीनगर में आज चलाया ऑपरेशन महादेव, मारे गए पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को प्रस्तावित वाराणसी दौरे पर देंगे 2248 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कार्यक्रम की तैयारियों को परखा। बाराबंकी के औसनेश्वर महादेव मंदिर में करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, 30 घायल। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का किया ऐलान। और सावन के तीसरे सोमवार पर प्रदेश भर के शिवालयों में उमड़े भक्त। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का किया गया अर्धनारीश्वर रूप में श्रृंगार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को आज सेना ने मार गिराया। ऑपरेशन महादेव के तहत आज सुबह श्रीनगर में हरवान के लिडवास क्षेत्र में सेना और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में इन आतंकियों को मारा गया। इस बीच इलाके में तलाशी अभियान जारी है। वहीं लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की कार्रवाई को सशक्त, सफल और निर्णायक सैन्य कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पाकिस्तान को ये कड़ा संदेश दिया कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। सभ्य मुल्कों के बीच बातचीत होती है अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक देशों में बातचीत होती है, पर एक ऐसा देश जिसके वजूद में लोकतंत्र का एक कतरा भी न हो और सिर्फ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, टेररिज्म और हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया हो, उसके साथ संवाद किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की नीति और चरित्र को लेकर कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। यह एक ऐसा देश है जो वैश्विक आतंकवाद की नर्सरी है और उन्होंने इसको अपनी स्टेट पॉलिसी का भी एक आधार बनाया। अध्यक्ष महोदय, मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर यह बात कह रहा हूं कि भारत को 1000 कट्स देने का सपना पालने वालों को नींद से जग जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अगस्त को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली।
कल सुबह श्री योगी सेवापुरी बनौली गांव स्थित प्रधानमंत्री की जनसभा स्थल का दौरा कर सुरक्षा, पार्किंग स्थल, पेयजल, यातायात सहित सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वहीं वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने बताया कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र के 51वें दौरे पर वाराणसी को 2248 करोड़ की लागत वाली 54 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगभग 15 प्रोजेक्ट 630 करोड़ का इसका लोकार्पण किया जाएगा और लगभग 38 प्रोजेक्ट जो 1618 करोड़ का उसका शिलान्यास किया जाएगा। इस प्रकार कुल 2248 करोड़ का प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास की जाएगी। अब की बार ये बनौली जो क्षेत्र में ये प्रस्तावित है उस क्षेत्र में इसके पहले कोई जनसभा नहीं हुई है और जो सुरक्षा से संबंधित और अन्य जो तैयारियां हैं वो सारी तैयारियां जिला प्रशासन लगभग पूरा कर चुके हैं और वहाँ जो और व्यवस्थाएं होनी चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से, आने वाले लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी दृष्टि से वो सारी तैयारियां कर चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा की एक याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति A.G. मसीह की पीठ ने शुरुआती दलीलें सुनने के बाद फिलहाल मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। अगली सुनवाई बुधवार को होगी। नवोदय विद्यालयों में 9वीं और 11वीं कक्षा में सत्र 2026-27 में सीधे प्रवेश के लिए 23 सितंबर 2025 तक आवेदन किए जा सकते हैं। प्रवेश के लिए सिलेक्शन टेस्ट 7 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय को IIM कोलकाता का निदेशक नियुक्त किया जाने के बाद उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह प्रोफेसर मनुका खन्ना को कुलपति का प्रभार सौंपा गया है। प्रोफेसर मनुका खन्ना लखनऊ विश्वविद्यालय की दूसरी महिला कुलपति बनी हैं। इससे पहले वर्ष 1999 में प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा ने यह पद संभाला था। अवैध धर्मांतरण के मामले में बलरामपुर जिले से गिरफ्तार मुख्य आरोपित जमालुद्दीन उर्फ छांगुर को प्रवर्तन निदेशालय ने आज विशेष अदालत में पेश किया। ईडी ने जमालुद्दीन से पूछताछ के लिए कोर्ट से 14 दिन का कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की थी। आज मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने 5 दिन की कस्टडी रिमांड स्वीकार कर ली है। अब ईडी उसे अपनी हिरासत में लेकर ये जानने का प्रयास करेगी कि धर्मांतरण मामले में कहां से फंडिंग हो रही थी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रक्षा लेखा महानियंत्रक डॉक्टर मयंक शर्मा ने आज प्रयागराज के प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा पेंशन कार्यालय में रक्षा पेंशन पर आधारित गैलरी धरोहर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर शर्मा ने कहा कि प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक द्वारा ऑटोमेटेड प्रणाली स्पर्श के माध्यम से पिछले 1 वर्ष में 4 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे थे, लगभग 6.5 लाख, जो पहले अलग अलग स्थानों से पेंशन लेते थे और ये कहा गया कि उनकी पेंशन को भी स्पर्श में ले आए। तो 32 लाख में से बाकी सबकी पेंशन बिल्कुल करेक्ट थी। इनमें कुछ डेटा में प्रॉब्लम थी और वो डेटा को हमने स्पर्श में लाकर उसको ठीक करने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है और मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि